BQ प्राइम और एनडीटीवी के दर्शकों का बहुत स्वागत है और ये स्वागत बहुत ही खास है क्योंकि BQ प्राइम हिंदी मना रहा है अपनी पहली दिवाली समृद्धि वाली। तो अगर आपने पैसा लगाया हुआ है या फिर गंवा दिया है या फिर लगाने वाले हो या इस बार समझदारी से उसको बचाने वाले हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और नीरज आपको अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मार्केट का वो आउटलुक बताने वाले हैं जो आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक समृद्धि और खुशहाली की राह पर चलने में मदद करेगा। तो नीरज, बहुत मुबारक हो आपको और हमारी पूरी टीम को। चलिए इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस करिए हमारे टीम गेस्ट को। ये नियति, एक तो आपको भी दिवाली मुबारक और दर्शकों को भी दिवाली मुबारक। और ये शो इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ जो दो शख्सियत जुड़ रही हैं, ये दोनों के साथ मैं अभी काफ़ी सालों से बातचीत कर रहा हूँ और इनकी जो इन्वेस्टिंग पे पकड़ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बिग पिक्चर मैक्रो व्यू में जाने की जगह पे, क्योंकि हमारे दर्शकों को, BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को वो एक सचेत एडवाइस चाहिए कि क्या करना चाहिए। हम इसमें नहीं जाएंगे कि क्या लेना है क्या बेचना है, बट क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स को देखना चाहिए इस संवत से नेक्स्ट संवत तक। उनके लिए ये दो एकदम परफेक्ट गेस्ट हैं। दोनों फाउंडर हैं अपने अपने PMS AIF के। अभय अग्रवाल, फाउंडर ऑफ पाइपर सरेका, और पंकज मुरारका, फाउंडर ऑफ रेनेसांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अल्फाबेटिकली जाऊंगा। अभय, आपसे शुरू करूंगा। आपको और आपकी टीम को और फैमिली को दिवाली मुबारक और नए संवत के लिए बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि ये मुबारक संवत होगा? नीरज जी, आपको, नियति को, पंकज जी को और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूंगा कि अगला साल बहुत ही अच्छा रहे देश के लिए, हमारे सारे इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए। जो आपने पूछा नीरज जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा रहेगा क्योंकि अभी भी मार्केट में जितना मैं देख रहा हूँ एक झिझक बनी हुई है इन्वेस्टर्स में एक एलोकेशन करने में। एक काफी डर है। एक तो जो चुनाव होने वाले हैं उनका डर है कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर जो युद्ध चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स है, तो इस सब की वजह से एक झिझक का, एक डर तो नहीं कहूंगा, एक हल्का हेसिटेशन का एनवायरनमेंट बना हुआ है। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आज की दिवाली जो अब आने वाली है और अगले साल की दिवाली के बीच में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, पर ये मेरा विश्वास है कि जो पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे इस दिवाली से अगली दिवाली तक, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट्स पकड़ के बैठेंगे और अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली फायदा होगा। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, पंकज जी, आपको लाएंगे ये कॉन्वर्जेशन में एक इनिशियल थॉट के लिए, फिर आप दोनों से बहुत सारे फॉलोअप्स होंगे, लेकिन एक क्विक ओपनिंग थॉट आपके हिसाब से क्यों ये अगले 12 महीने इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं और क्या रिस्क्स हो सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली? नीरज, आपको, नियति, आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है नीरज, ये मेरा फर्म बिलीफ है कि इंडिया जो है जो हम कहते हैं एक गोल्डन डिकेड के थ्रू गुजर रहे हैं। और ऐसे में इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और वो आने वाले समय में और स्ट्रांग इमर्ज होगी, बिकॉज वर्ल्ड में काफी जैसे उठापटक चल रही है, हमने देखा वॉर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी की एक जो हम कहते हैं ना इनहेरेंट रेजिलियंस है, स्ट्रांग इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ फिर भी काफी अच्छी है ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे ग्लोबली काफी चैलेंजेस हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी ये गोल्डन डिकेड है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जहां पे हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। और ये जब दशक खत्म होगा तो इंडिया विल इमर्ज वेरी स्ट्रांग एंड प्रोबेबली एज अ ग्लोबल पावर। तो ऐसे में हर एक को इंडियन स्टॉक मार्केट में निश्चित तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है आने वाला साल ही नहीं, हर साल आने वाले दशक में इक्विटी मार्केट्स अच्छे करेंगे। वंस इन अ वाइल कोई ग्लोबल क्राइसिस हो गई तो एक बार के लिए बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है, पर उसके अलावा मेरा मानना है कि
आउटलुक जो है या जो नजर मतलब एक फ्यूचर आउटलुक है इंडियन इक्विटीज के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी स्ट्रांग है, काफी हेल्दी। अबे बहुत अच्छी तेजी हुई है अभी बाजार में, थोड़ा सा पुल बैक आया है, लेकिन अभी साल भर का आपका व्यू क्या रहेगा? कैसा लग रहा है बाजार आपको, और निवेशकों को अब क्या ध्यान में रखना चाहिए आगे? ठीक नहीं, मुझे लगता है कि पिछले जो 6 महीने से हमने रिटर्न देखे, अप्रैल से मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली हुई, बहुत अच्छा रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को, और स्पेशली स्मॉल और मिड कैप्स में तो मैं कहूंगा 3-4 साल के बाद हमने इतने अच्छे रिटर्न देखे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को लालची नहीं होना चाहिए, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यही रिटर्न जो बनी है पिछले 6 महीने में वो अगले 6 महीने में भी बनेगी। और एक थोड़ा डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी अगर अपनाए, मैं नहीं कहता कि ट्रेडिंग करें, पर एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो अप्रोच बनाए कि अगर आपका एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप्स को बहुत ज्यादा बढ़ गया है तेजी की वजह से, तो उसको थोड़ा कम करके लार्ज कैप्स को थोड़ा और एलोकेट कर लें, क्योंकि इस समय लार्ज कैप जो हैं वो काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं, काफी जो हमारे लीडिंग स्टॉक्स हैं, तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि जो अगले 3 से 4 महीने हैं वो मुझे लगता है काफी वोलेटाइल रहने वाले हैं, न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं। अर्निंग सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है, कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो अच्छी रोबस्ट है, पर एक्सपोर्टर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वीक डिमांड एनवायरनमेंट की वजह से, और एफपीआईज भी कॉन्स्टेंटली सेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक बैलेंसिंग चलता रहेगा और वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और थोड़ा कैश भी रखें पोर्टफोलियो में, फुली इन्वेस्टेड ना रहें, क्योंकि मुझे लगता है इस वॉलेटिलिटी के चलते उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा एलोकेशन बढ़ाने का, जो स्टॉक्स में वो ऐड करना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगा नियति कि 1 साल का व्यू लें तो डेफिनेटली रिटर्न बनेगी, पर उस रिटर्न को और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टैक्टिकली अभी डिफेंसिव रहें, और जब मौका मिले तो अपना एलोकेशन बढ़ाएं। अभय जी, मैं आपको पूछने ही वाला था कि मैंने आपके साथ जब थोड़े इंटरव्यू किए थे तभी आप तो 30-35% कैश पे बैठे थे, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अगला 12 साल अच्छा, अगला 12 महीने अच्छे होंगे? मुझे तो लगा कि आप कहेंगे कि पहला मंदी का वातावरण है तो भैया थोड़ा संभल के रहिए, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, और आपने बोला कि बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या आप ये टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हैं कि भाई आप कैश पे बैठे हो, जो भी आपका परसेंटेज हो, और वो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी इस संवत में एक निफ्टी के लेवल पे आएगी, या कोई ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंज हो, या भारत में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हो उसकी वजह से आएगी? नीरज, जो हमारा कैश पोजीशन था बीच में बढ़ा था, वो इसलिए था कि हमने काफी स्मॉल कैप मिड कैप पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, और उनको उस पैसे को हम जब तक रीडिप्लॉय नहीं कर पाए तब तक हमने कैश में रखा था। अब वो इस समय हमारी कैश होल्डिंग करीब 25% के आसपास आ गई है, और उसको हम और कम करेंगे, 15% तक लेके जाएंगे पोर्टफोलियो अपने कैश में। और जो पैसा है, जैसे मैंने कहा, हमने लार्ज कैप्स में डिप्लॉय किया है, तो एक समय हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप 75% का एलोकेशन था, लार्ज कैप्स 25% का एलोकेशन था, और कैश बिल्कुल नहीं था। अब मैं देखूं जो एलोकेशन हमारा होगा वो होगा 15% कैश में, करीब 45% होगा लार्ज कैप्स में, और जो बैलेंस बचा है वो लार्ज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में होगा। तो हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन ये चेंज इसलिए किया है नीरज, की थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, पोर्टफोलियो को सेव करें, और एक जो आने वाला अगर वॉलेटिलिटी हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई डीप करेक्शन आएगा, या मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कोई डीप करेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैक्रोज डायनामिक्स बहुत जल्दी चेंज भी हो जाते हैं, और एज इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारा काम है कि हर तरह के मार्केट में हम रिटर्न्स बनाए ओवर 3 to 5 ईयर साइकिल्स, तो मार्केट से पूरा बाहर भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए नीरज, मुझे लगता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है अगले 4 महीने का, जहां पे जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो डेली मार्केट को देख के रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसी मौकों का फायदा उठाने के लिए हम गियर्ड हैं। तो ये पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है इस समय नीरज।
पंकज जी से मैं पूछना चाहूंगी, अभी बहुत लार्ज कैप्स में के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी आई है, बहुत धुरंधर पारी इन लोगों ने खेल ली है। पर अब इस बुल रन की तेज़ी के बाद अगले 1 साल तक आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा या फिर अभी रुक जाएं, थोड़ा सतर्क हो जाएं? बहुत जो फ्रॉथ की बातें हो रही है मार्केट में, क्या वो सही है या आपको अभी भी कोई पॉकेट्स दिख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है नियति कि इंडिया की ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है और हम इतनी लार्ज इकोनॉमी है, किसी भी समय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की इंडिया में कमी नहीं है। मैं मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस अगर बताऊं एज ए इन्वेस्टर, तो मुझे ऐसा मेरे पास हमेशा फंड शॉर्ट रहे इन्वेस्ट करने के लिए, आइडियाज की कभी कमी नहीं रही। बिकॉज इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, 16 सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में इतनी सारी कंपनीज हैं कि सेक्टरल रोटेशन के थ्रू आप समझिए हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो हम बोलते हैं। हम जब 6 या 7% ग्रो करते हैं तो हम $200 बिलियन का इंक्रीमेंटल आउटपुट जनरेट करते हैं, एडिशनल जो हम बोलते हैं आउटपुट जनरेट करते हैं एवरी ईयर। अब वो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम हो जाता है इस साइज और स्केल के इकोनॉमी पे। तो ऐसे में हमेशा अच्छे इन्वेस्टर के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मेरा दिवाली के मौके पे इन्वेस्टर्स को यही सुझाव रहेगा कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, गुड क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू लें, स्पेकुलेट ना करें। मतलब स्पेकुलेशन आप कैन बी इंजरियस या हार्मफुल। बाजार में फ्रॉथ है, निश्चित तौर पे है, बिकॉज लास्ट 6 महीने में मिड कैप स्मॉल कैप में धुआंधार तेजी आई है। पर ये एक बुल मार्केट फिनोमेना है, ऐसा कभी नहीं होता कि बुल मार्केट में फ्रॉथ नहीं होता। तो जब कभी भी बुल मार्केट होगा ये होगा ही होगा और इन्वेस्टर्स को खुद थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाजार में फ्रॉथ है कुछ पॉकेट्स में, तो दूसरे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो मेरा ये मानना है इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ग्लोबल और ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप खाली अच्छी कंपनियां देखिए बॉटम्स अप बेसिस पे, जो बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं, और अच्छी कंपनियों में थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट कीजिए एंड स्टे इन्वेस्टेड। बाजार में वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये तो दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। और कभी बाजार अगर जोर से गिरे, जो कि हर साल भर में एक आध करेक्शन तो दे ही देता है बाजार, उस समय अगर आपके पास कैश है तो उस समय उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें और उसमें बाजार में और इन्वेस्ट करें। हैव फेथ, मेरा ये कहना है कि हैव फेथ इन इंडियन इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो हम बोलते हैं, भविष्य जो है इंडियन इकोनॉमी का काफी स्ट्रांग है और ऐसे में अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहेंगे तो निश्चित तौर पे रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे। खाली आपको एक पेशेंस की जरूरत है। एक बार आप इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनियों में तो उनको पेशेंटली होल्ड करें। जी जी, पंकज आपसे पूछना चाहूँगा, आई नो कि इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम नहीं करते भाई संवत आए तो चलो ले लो और अगले संवत में जो पिछले संवत में लिया था वो बेच दो और नया कुछ ले लो, वैसे तो होता नहीं है। बट क्योंकि हमारे दर्शक संवत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई चलो अच्छा समय है, दिवाली का माहौल है, कुछ नया लेना चाहिए, शायद अगर नया कैश ना ले रहे तो कुछ टैक्टिकली कुछ और हो उसको रिप्लेस करके कुछ नया भी लें। मैं आपसे समझना चाहूँगा आपके पोर्टफोलियो में आपने लास्ट 1, 2, 3 महीने में कोई चेंजेस किए हों अगर, तो उसके बारे में हमें बताएं। और अगर वो हमारे दर्शकों के लिए अभी भी रेलेवेंट हो, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2, मैं अगर आपको पूछूं कि अगर आपके पास कैश लेवल्स थे या हैं तो अगले या तो ये संवत में या तो 1-2 महीने में आप कहां पे निवेश करने में पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं? निश्चित तौर पे नीरज, तो हम लोग पिछले कुछ 2-3 महीने से हम लोग फार्मा सेक्टर पे काफी पॉजिटिव हो गए नीरज। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से सेक्टर ने एक्चुअल में अंडर परफॉर्म किया है और पिछले 2 साल में सेक्टर में काफी चैलेंजेस रही हैं और एक्चुअल में कुल मिला के सेक्टर की सारी कंपनियों को अगर प्रॉफिट जोड़ लें तो पिछले 2 साल से अर्निंग्स डीग्रोथ हो रही थी। पर अब वो सब चीजें मतलब बेस में चली गई हैं या वो सब चीजें बिहाइंड है। इस साल से फार्मा सेक्टर में, पूरे सेक्टर में एग्रीगेट अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव हो गई है और वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है, बिकॉज जो 2 साल पहले सेक्टर का पीक था वहां से स्टॉक्स आज भी 30-40% नीचे हैं। तो एक फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आने वाले समय में ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो मेरा मानना है इन्वेस्टर्स जो 2 से 3 साल का व्यू लेना चाहते हैं उनको इस सेक्टर को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। उसके अलावा मैं एक काफी बुलिश हूं आने वाले काफी लंबे समय तक इंडिया के इंटरनेट सेक्टर पे।
तो मेरा ऐसा मानना है कि एवरी अपॉर्चुनिटी में इंटरनेट कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके इंडिया में मेरा ऐसा मानना है कि हर बिजनेस डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल विल बिकम कोर फॉर एवरी बिजनेस, और जो भी बिजनेस डिजिटल अडॉप्शन नहीं करेगा, मेरा ऐसा मानना है 10 साल बाद वो बिजनेस विल स्ट्रगल टू सर्वाइव, बिकॉज पूरी दुनिया जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। और ये काफी जोर से इंडिया में भी इसका पेनिट्रेशन काफी जोर से हो रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इंटरनेट कंपनीज। उसमें इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रख के स्टॉक्स ढंग से सिलेक्ट करना चाहिए। इंटरनेट सेक्टर अच्छा करेगा इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर कंपनी अच्छा करे। सो आप एक मतलब या तो अपनी खुद रिसर्च करके या किसी एडवाइजर से सलाह लेके सही कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो इंटरनेट एक दूसरा सेक्टर है जिसपे मुझे लगता है ये आने वाले डिकेड में, पूरे डिकेड में इंडिया के जिस तरह का डेमोग्राफिक्स है और कंजम्पशन है, इंटरनेट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से आने वाले दशक का हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर रहेगा इंडियन इकोनॉमी का। वाह, तो वो सेक्टर हमें काफी अच्छा। हाँ, तो इंटरनेट की आपने बात की और फार्मा सेक्टर की आपने बात की। अभय जी, आप भी बता दीजिए फटाफट, आपके कौन से सेक्टर्स है रडार पर? जी, मैं पंकज जी से एकदम सहमत हूँ जो उन्होंने बात बोली फार्मा के लिए। मुझे लगता है कि फार्मा एक काफी साइडवेज करेक्शन के थ्रू गया है, स्पेशली लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स। तो हमने भी रिसेंटली 2 लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। और ये कोई मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं, अगर मैं कोई स्टॉक का नाम लूँ, पर जस्ट डिस्कशन हो रही है कि क्या स्टॉक्स हमने ऐड किए। तो अभी दिवीज और डॉक्टर रेड्डीज हमने ऐड किए। फिर लार्ज कैप्स में हमने 2 लार्ज बैंक्स भी ऐड किए, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस भी ऐड किया। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छे लीडरशिप क्वालिटी वाली कंपनीज हैं। एक थोड़ा हमारा डिफरेंशिएटेड व्यू है एग्रोकेम में काफी सेक्टर अंडर प्रेशर है। डोमेस्टिक कंपनीज अच्छी चल रही है, एक्सपोर्ट्स वालों के ऊपर बहुत प्रेशर है। यूपीएल ने तो लॉस डिक्लेयर किया। पर मुझे लगता है जब मार्केट में इतनी डिस्पोंडेंसी होती है किसी एक सेक्टर को लेके, तो आपको लीडर्स जो हैं उस सेक्टर में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलते हैं। तो हमने यूपीएल भी ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। और इन सबको ऐड करने के लिए जो हमने एग्जिट किया है, वो हमारी 1-2 थीम्स थी जो बहुत अच्छी चली, और उसमें जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे फास्ट हमें रिटर्न्स मिली। वो था एक पूरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्ले। तो वो उसमें हमने 3 स्टॉक्स लिए थे जो हमने पूरे एग्जिट कर दिए हैं अब। तो अब फोकस यही है नियति कि हम उन कंपनीज को बैक करें जो अभी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। पोर्टफोलियो लेवल पे हम अपना वैल्यूएशन कम कर सके कि अगर मार्केट में करेक्शन भी हो तो हमें कॉन्फिडेंस है उनको हम वापस और ऐड कर सके पोर्टफोलियो में। यदि मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, एक और बात अभय जी ने बहुत अच्छी बता दी। इन्होंने ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल्स 2 साल से पहले खरीदा हुआ है, इन्होंने रिसेंटली खरीदा है। जब तक मुझे पता है, आई थिंक पिछले संवत के बाद, क्योंकि रिटर्न मिल गए और वैल्यूएशन एक्सपैंड हो गए, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई खरीदा था लॉन्ग टर्म के लिए तो रख के ही रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं, जो पंकज जी ने भी लिए होंगे। तो ये भी एक चीज निवेशकों को समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभय जी आपकी कहीं कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे नजर हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? नियति, मुझे लगता है कि ये जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं जो कंपनी जो लिस्टेड है, जैसे सीडीएसएल, कैम्स, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट में है। क्योंकि अगर हमारा मार्केट कैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। अभी $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इंडिया का, वो बढ़ेगा, 6 होगा, 9 होगा। तो उसका पूरा फायदा मिल रहा है कैम, सीडीएसएल जैसी कंपनीज को जो प्योर टेक ड्रिवन प्लेज है, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी प्लेज है। मार्जिन्स बहुत हाई हैं, कंप्लीट नो वर्किंग कैपिटल, कैश बनता है जो बांटते रहते हैं इन्वेस्टर्स को। और वैल्यूएशंस भी अभी थोड़ी बढ़ गई हैं पिछले, मेरे को लगता है महीने भर से सीडीएसएल का स्टॉक थोड़ा बढ़ा है, पर फिर भी अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। उसके साथ में जो भी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो प्ले है, मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का, जिसमें ऑटोज हैं या फिर होम बिल्डिंग, होम इंप्रूवमेंट कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि ये एक काफी सेक्युलर ट्रेंड है अगले 10 साल का, जहां पे डिमांड इन कंपनीज की बढ़ती रहेगी। और उसमें भी हम देख रहे हैं काफी कंपनीज हैं जैसे एपीएल अपोलो पाइप्स, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं उस स्पेस में। और लास्टली एक स्पेस है जिसमें मैंने अभी मेंशन किया, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे हैं अभी कंपनीज, वो है एग्रोकेम स्पेस। और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर पे सरकार का भी, जो भी सरकार आएगी उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि फार्म इनकम डबल करने का
एजेंडा है और वो डबल करने के लिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फार्मर को क्रेडिट एक्सेस कराना जब उसे जरूरत है, ये बहुत बड़ा एक मैक्रो ट्रेंड है। तो इस मैक्रो ट्रेंड को हम बैक करना चाहते हैं, तो जो भी कंपनीज है जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, उन सारी कंपनीज को देख रहे हैं नियति। ओके, सो अभय जी एग्रोकेम को देख रहे हैं। पंकज जी को पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आपने हमें बताया कि आपको फार्मा और इंटरनेट पसंद है। आप आपने उन्होंने बताया कि 26 साल से मार्केट्स में हैं, 26 साल से वो आईटी सर्विसेज बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं। तो पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगा कि पंकज जी, अभय जी एग्रोकेम देख रहे हैं, क्या आप आईटी सर्विसेज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस हुआ, उनको आप क्या क्लोजली देख रहे हैं? क्या आपको लगता है ये नए संवत में अपॉर्चुनिटी आ सकती है? निश्चित तौर पे हम बाजार के सारे सेक्टर्स और कंपनीज को देखते हैं नीरज। आईटी सर्विसेज में मुझे लगता है कि जो एक हम कहते हैं मार्केट के पैरेलल्स में कि वर्स्ट इज बिहाइंड। क्लियरली पिछले 1.5 साल से सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है, हालांकि ग्रोथ अभी भी थोड़ी स्लगिश है, बट हमने एक देखा है कि यूएस कंपनीज जो हैं, जो कि हमारी सारी आईटी कंपनीज के बिगेस्ट कस्टमर्स हैं, वो थोड़े कॉशियस हो गए थे यूएस इकोनॉमी को लेके पिछले कुछ 1-1.5 साल से, और उन्होंने अपनी स्पेंडिंग, आईटी स्पेंडिंग थोड़ी सी मॉडरेट कर दी थी या थोड़ी सी कम कर दी थी। पर अब वो चेंज हो रहा है उनको, बिकॉज यूएस इकोनॉमी काफी अच्छी कर रही है और कस्टमर स्पेंडिंग वापस जोरों से बढ़ रही है। तो मुझे लगता है आने वाले साल में या नेक्स्ट ईयर आईटी सेक्टर में निश्चित से हम एक ग्रोथ रिवाइवल या ग्रोथ का अपटिक देखेंगे, और यहाँ से सेक्टर में वैल्यू भी है, बिकॉज सेक्टर में स्टॉक प्राइसेस अगेन कम से कम 20-25% डाउन है पिछले 2 साल, जहां सेक्टर का पीक बना था वहां से, और यहाँ से अब ग्रोथ रिकवरी होगी तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है आईटी सेक्टर जो है आने वाले साल में एक बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर सेक्टर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर मुझे लगता है यहाँ से नेक्स्ट ईयर के लिए इट विल बिकम वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर। तो निश्चित तौर से इसको देखना चाहिए। खाली मेरा ये कहना है कि इसमें सेक्टर अच्छा करेगा इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी अच्छी करेगी, तो ग्रोथ का वेरिएशन काफी ज्यादा होगा कंपनीज में, तो इन्वेस्टर को राइट कंपनी सिलेक्ट करना जरूरी है। हम लोग जैसे कि सेक्टर में हमारी ओनरशिप लार्ज कैप में इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हमें बिरला सॉफ्ट एक आईटी कंपनी काफी अच्छी लगती है। हमें लगता है ये तीनों कंपनियों की आने वाले साल में ग्रोथ जो है सेक्टर ग्रोथ से काफी ज्यादा रहेगी। तो ये हमारे कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स हैं आईटी सेक्टर में। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने बढ़िया हमको सारे स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट बता दिए हैं। आप दोनों से एक डिस्क्लेमर होना चाहिए नहीं थी कि कोई भी दर्शक ये ना समझे कि ये रिकमेंडेशन है, अपना खुद रिसर्च करें। none of this is a recommendation to buy and sell, है ना? करेक्ट। अपने इन्वेस्टमेंट और अपने सारी जो जानकारी अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से जरूर पहले सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। लेकिन जाने से पहले एक क्विक सवाल आप दोनों से लूंगी। बीक्यू प्राइम हिंदी समृद्धि की बात करता है, खुशहाली की बात करता है, निवेश को आगे बढ़ाने की, और गेट रिच की बात करता है। तो उस गेट रिच करने के लिए या अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए आपके वो निवेश के गुरु मंत्र क्या होंगे इस दिवाली के लिए, निवेशकों के लिए? क्विकली बता दीजिए हमें। अभय जी से शुरुआत करें। हाँ जी, मैं थोड़ा, मेरा डिफरेंट आंसर है इसमें। एक तो मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा रिसर्च करना आता है, जितने इन्वेस्टर्स में मिलता है मुझे फ्रैंकली बहुत सीखने को मिलता है उनसे, जो काफी लोग समय से हैं। तो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी क्या होती है, उसको कैसे ढूंढना चाहिए, ये सबको आता है। जो डिफरेंस हो जाता है इन्वेस्टर्स में वो है टेम्परामेंट का। तो एक अपना धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कुछ किया है लंबे समय तक, तो उसको छेड़े ना, उसको रोज रोज ट्वीक ना करें। अनलेस आप रीबैलेंस करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो तो जरूर करें, पर सिर्फ छेड़ने के लिए कि प्राइस आज बढ़ गया या कुछ गिर गया 10%, प्राइस देख के रिएक्ट ना करें, उसमें नुकसान ही हो जाएगा। तो मेरी एक सलाह बस ये है। और दूसरी सलाह ये है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो बहुत जरूरी है। अगर एक स्वस्थ शरीर है तो दिमाग भी सही चलेगा निवेश करने के लिए। मेरी यही सलाह है नियति। हाँ, एंड एज द क्लीशे गोज, हेल्थ इज वेल्थ फॉर श्योर। और इसके दो मंत्र हो गए ना, अगर आप हेल्थ ठीक है तो वेल्थ बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। करेक्ट। आप बताइए पंकज जी। नहीं, मैं अभय से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये मानना है, मैं दर्शकों को एक ही चीज दोहराना चाहूंगा कि इंडिया एक गोल्डन डिकेड से गुजर रहा है। ऐसा समय जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, हर एक देश की लाइफ में एक ऐसा समय आया है जिस दौर से वो गुजरे हैं,
और उस समय में इनॉर्मस बहुत सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन हुआ है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इंडिया अब उस दौर से गुजर रहा है। ऐसे दौर में कैपिटल मार्केट के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, और इसीलिए ये जरूरी है हर एक इन्वेस्टर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करे, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करें। ये इंडियन इकोनॉमी की जो स्टोरी है, दुनिया में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे पर हमारी स्टोरी काफी स्ट्रांग है, और ये स्टोरी जो मैं कह रहा हूं बार बार कि एक इंडिया का गोल्डन डिकेड है, तो ये स्टोरी 10 साल चलने वाली है, कोई और उससे भी ज्यादा चलने वाली है, मैं केवल 10 साल की बात कर रहा हूं। तो इसमें शॉर्ट टर्म व्यू ना लें और लॉन्ग टर्म व्यू लेके जो एक हम कहते हैं पूरे विश्वास के साथ, या जो हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टेड रहें मार्केट्स में। और ग्लोबल या कोई भी न्यूज के कारण अगर बाजार में वॉलेटिलिटी आती है या उतार चढ़ाव आते हैं तो उससे घबराएं नहीं। जैसा कि हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नॉट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट इज अ बिगर रिस्क देन इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ी रिस्क आप ले रहे हैं, बिकॉज आपकी पूंजी पे जो रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट के अलावा और कहीं नहीं मिल सकते, कैपिटल मार्केट के अलावा और कहीं वो रिटर्न्स नहीं मिल सकते। सो मेरा ये फर्म मानना है कि नॉट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, द रिस्क इज मच बिगर देन इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आप, बाजार उतार चढ़ाव होगा तो 10-20% का टेम्पररी लॉस हो सकता है, पर अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो कंपाउंडिंग है वो आपके कैपिटल की नहीं होगी। तो मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि आप हाई कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडियन कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। एंड स्टे इन्वेस्टेड इज द मंत्र पंकज जी इज गिविंग अस। हम उम्मीद करते हैं कि संवत 2080 आपके लिए, आपके निवेश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत बहुत शुभ हो। नीरज, बीक्यू प्राइम की पूरी टीम की तरफ से एक साथ मिलकर सबको विश करते हैं, दिवाली मुबारक, साल मुबारक, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पंकज जी, अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, आपकी फैमिलीज को और आपकी पूरी टीम्स को हम सब की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। विश यू हैप्पी दिवाली नीरज। थैंक यू। थैंक यू।